हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया है। JEE एंड नीट के अंदर भी जितने भी डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी मैंने बात की है। NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी बात करी है एंड JEE एंड नीट एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। आई होप आपने वो नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आपके लेक्चर की आप पैटर्न समझो तो ये चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत जब मैंने करी क्लासिफिकेशन के बाद की बात है, तो उसमें सबसे पहले मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ाई आपको, फिर साथ में मैंने फिनॉल की प्रिपरेशन भी पढ़ा दी, अल्कोहल एंड फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ा दी आपको। उसके बाद अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करी। अल्कोहल के केमिकल रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन थे, एक O बॉन्ड H ब्रेक होता है एंड दूसरा R बॉन्ड O में C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। एंड उसके आगे अब बढ़ना है, अब हम लोगों को फिनॉल के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करनी है। फिनॉल जो केमिकल रिएक्शन देता है उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉल खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो सीधी सी बात है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा। तो आपको यह तो पता होगा कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, जो E+ ग्रुप बनता है उसके थ्रू जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग अलग अलग पढ़ने वाले हैं। हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, हम लोग सल्फोनेशन भी पढ़ेंगे, हम लोग हैलोजिनेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको जो बात है यहां पर याद रखनी है वो है फिनॉल के रेजोनेंस के बारे में। एक बार याद करवा लो, थोड़ा सा समझ लेना। ये आपका फिनॉल है ऑन द बेंजीन रिंग OH, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। आप याद करिए, ये रेजोनेंस मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, तो पता होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एंड हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, यहां पर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, O बॉन्ड H हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद नेट चार्ज विल बी सेम, यहां पर 0 नेट चार्ज है, यहां पर भी नेट चार्ज 0 ही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव देख सकते हो। फिर यहां से लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहां से पाई बॉन्ड यहां पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। तो फाइनली हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो है नेगेटिव विथ लोन पेयर, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहां पर एक लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। अगेन क्या होगा, तो यहां से ये पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस चार्ज एंड देन आफ्टर यहां से इधर शिफ्ट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये O बॉन्ड H। मैं जल्दी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग ये बातें जानते हैं, ये तीसरी बार एक्चुअल में आ रहा है। ओके, तो ये तो आप जानते ही हो। अब इन सब में देखो तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर आ रहे हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि OH के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन अ बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। इन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल तो बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर कहां पर बढ़ी है, तो आप देखो ऑर्थो पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पैरा पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगेन ऑर्थो पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन having maximum electron density, ortho and para position having a maximum electron density। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर है। ये ऑर्थो पोजीशन देखो आप ध्यान से, ये पैरा पोजीशन को देखो,
अगेन ये ऑर्थो पोजीशन को देखो, तो ऑर्थो पोजीशन 2 यानी पैरा पोजीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, E प्लस एक्चुअल में ज्वाइंट कहां होगा, प्लस चार्ज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज के ऊपर ज्वाइंट होता है, तो ये प्लस ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो के अंदर ही ज्वाइंट मैक्सिमम कंडीशन में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फिनॉल जो है उसमें जो OH है, इन फिनॉल देयर इज अ OH ग्रुप एंड OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर मिलेगी। मेटा पोजीशन देखो आप लोग, तो ये मेटा, ये और ये, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको नहीं दिख रही है और इसीलिए हमको मेटा प्रोडक्ट यहां पर नहीं मिलेगी। ओके, जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर मुझे नाइट्रेशन के बारे में बात करनी है आपसे। आइए बेटा अब नाइट्रेशन के बारे में देखते हैं। नाइट्रेशन किससे बोलते हैं, NO2 प्लस ग्रुप एक या एक से ज्यादा कहीं पर भी हम अटैच करते हैं या ऐड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। इस नाइट्रेशन के अंदर हमें फिनॉल का नाइट्रेशन करना है, तो बहुत सिंपल सी एक बात याद रखनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि फिनॉल का जब नाइट्रेशन किया जाता है तो डाइल्यूट HNO3 का यूज किया जाता है। याद करिए, अब तक आपने जितने भी नाइट्रेशन देखे हैं उस नाइट्रेशन के अंदर आप लोग कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते थे। ये पहली बार है जिसमें डाइल्यूट HNO3 का यूज किया जाता है। इसका रीजन ये है कि OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन करवाएगा, डाइल्यूट HNO3 है फिर भी। तो याद रखना, डाइल्यूट HNO3 एंड 298 केल्विन टेम्परेचर मींस ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि NO2 कहां पर ज्वाइंट होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे ज्वाइंट होगा एंड पैरा पोजीशन में ज्वाइंट होगा। तो यहां पर हमको दो प्रोडक्ट मिलेगी, ऑन द बेंजीन रिंग OH इन ऑर्थो पोजीशन NO2 एंड सेकेंड विल बी ऑन द बेंजीन रिंग OH इन पैरा पोजीशन NO2। दो प्रोडक्ट हमको मिलेगी। जो पहली प्रोडक्ट है उसे बोलेंगे हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दूसरी प्रोडक्ट है इसे हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऐसी दो प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर मिला। अब ये दोनों प्रोडक्ट हमें एज ए मिक्सचर मिलती है, दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना एक पॉइंट, बाय स्टीम डिस्टिलेशन we can separate the ortho nitrophenol and para नाइट्रोफिनॉल। तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करके ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट कर सकते हैं। अब याद करिए थोड़ा सा लॉजिक कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों अलग कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन तभी यूजफुल है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट हो। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो तो उसके मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। It is a directly proportion with the its molecular mass। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया जाए या पैरा नाइट्रोफिनॉल लिया जाए, वो तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम रखते हैं। थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन करिए तो दोनों के अंदर थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास आर सेम, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है, इसका रीजन है H बॉन्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए H बॉन्डिंग के बारे में। H बॉन्डिंग क्या है बेटा, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लो आप, चलो यहां पर मैं लिख लूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऑन द बेंजीन रिंग OH एंड यहां पर आएगा NO2
यहां पर रेजोनेंस होता है, आप सबको पता होना चाहिए, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये चार्ज अभी नहीं मेंटेन करना। तो यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, ये पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, दोनों के बीच में H बॉन्ड बनता है। एक ही मॉलिक्यूल में यदि H बॉन्ड दो एटम के बीच में फॉर्म होता है, उस H बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो यहां पर जो बॉन्डिंग हुई वो कौन सी है? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड है यहां पर। एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड में नंबर ऑफ H बॉन्ड लिमिटेड होते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्ड के फॉर्मेशन की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो यहां पर नंबर ऑफ H बॉन्ड कम फॉर्म होंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर। यदि मैं बात करूं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो इसे मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं। यहां पर आएगा NO2, ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन। यहां पर आएगा आपका O बॉन्ड H, ये पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। ओके, अब यहां पर और एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लगा दूं मैं। ऐसी कंटिन्यूअसली बहुत बड़ी चेन हम बना सकते हैं। ये पार्शियल नेगेटिव आएगा, अगेन ये पार्शियल पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में H बॉन्ड बनेगा। यहां पर आगे भी ये H बॉन्ड चलता जाएगा, यहां पर आगे भी ये H बॉन्ड चलता जाएगा। तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल की चेन बन सकती है? सोचो जरा, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है ये। अब बहुत सारे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल को यदि ये जोड़ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कुछ और होगा एंड प्रैक्टिकल मॉलिक्यूलर मास कुछ अलग बयां करेगा। क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़ा बन गया ना, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर मास भी प्रैक्टिकली बड़ा बिहेव करेगा। तो प्रैक्टिकली मॉलिक्यूलर मास इसका बड़ा मिलेगा, तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ये बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं जब बॉयल करते, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। जब मुझे इसे बॉयल करना है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत है, तो मुझे ये बॉन्ड को ब्रेक करके इसे बॉयल करना है। तो फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, एंड जब ये ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा। तो इतनी समझ में आपको आना चाहिए, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की कंपेयर में कैसा है? बड़ा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है, इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड है। इस H बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनता है तो बहुत सारे H बॉन्ड बनते हैं, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड हो सकते हैं, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ H बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी वजह से हम बाय स्टीम डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अंडरस्टूड? आइए अब आगे बात करते हैं, जिसमें हम लोग यदि कंसंट्रेटेड HNO3 ले ले तो क्या हो सकता है। यदि यहां पर मैं ले लूं ऑन द बेंजीन रिंग OH, दैट मींस दिस इज फिनॉल, एंड यहां पर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूं। डाइल्यूट HNO3 से मुझे ऑर्थो एंड पैरा की डिफरेंट प्रोडक्ट मिली, लेकिन यदि मैं कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूंगा तो मुझे प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट का मुझे मिक्सचर मिलने वाला है वो है ऑन द बेंजीन रिंग OH, इन ऑर्थो पोजीशन NO2, इन पैरा पोजीशन NO2, इन ऑर्थो पोजीशन NO2। तो मुझे यहां पर मिक्सचर मिल रहा है, देखिए ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो सब एक साथ, मिक्सचर मींस एक साथ मिल रहे हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका एक फेमस नेम है, दैट इज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द पिक्रिक एसिड वी कैन गेट।
तो यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 से हमको ये प्रोडक्ट मिलती है। ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो सभी जगह पे NO2 ज्वाइन हो जाएगा। बैलेंस करना चाहो तो 3 मोल ऑफ HNO3 ले लो एंड 3 मोल वाटर को रिलीज कर लो, बैलेंस हो जाएगा। रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, फिर भी बैलेंस करना चाहते हो तो यहां पर 3 मोल ऑफ HNO3 ले लो एंड 3 मोल वाटर रिलीज करो, बैलेंस आपका हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? ये पिक्रिक एसिड की जो मेथड है ये इतनी ज्यादा फेमस नहीं है बिकॉज इसमें हमको लेस इल्ड मिलती है। हमारी जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मिलती है। इल्ड मींस प्रोडक्ट, तो यहां पर लेस इल्ड मिलती है और इसी वजह से ये फेमस प्रोसेस नहीं है। हमें यदि ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक सेकेंड मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग लेंगे फिनॉल एंड इस फिनॉल का हम लोग रिएक्शन करेंगे सल्फोनेशन का। सबसे पहले यहां पर ले लेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 288 केल्विन टू 298 केल्विन टेम्परेचर, जबकि यहां पर हम लोग अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे एंड यहां पर जो हमारा टेम्परेचर होगा वो होगा 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर। तो हमको दो डिफरेंट टेम्परेचर यहां पर मिल रहे हैं। अब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लोअर टेम्परेचर पे हमें जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट होती है हमारी ऑर्थो प्रोडक्ट, SO3H ऑर्थो पोजीशन में आएगा, जबकि हायर टेम्परेचर पे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है उसमें पैरा पोजीशन के अंदर SO3H आएगा। इसमें वाटर रिलीज होता है, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं। सल्फोनेशन के अंदर SO3H ऐड होता है, हमें पता होना चाहिए। अब बात ध्यान में रखने की ये है इसमें कि SO3H जो है उसकी प्रायोरिटी OH से ज्यादा होती है, तो इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 देना पड़ेगा। सिमिलरली इसको नंबर 1, 2, 3, 4 देना पड़ेगा। यदि मैं इसका नोमेनक्लेचर करना चाहूं तो क्या होगा? सेकेंड नंबर पे OH है तो यहां पर आएगा 2 हाइड्रोक्सी एंड ये जो पोर्शन है आपका वो कौन सा है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज द 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ये 4 हाइड्रोक्सी है तो यहां पर प्रोडक्ट मिलेगी हमें 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमको दो प्रोडक्ट यहां पर मिल रही है, एक 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड सेकेंड इज अ 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अंडरस्टूड? अब यहां पर 2 हाइड्रोक्सी एंड 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो मिक्सचर है उसका फर्दर हम लोग नाइट्रेशन करेंगे। ओके, मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड को मैं हटा दे रहा हूं, इतना पोर्शन में निकाल देता हूं। लिखना है तो आप लिख लो जल्दी से। ओके, चलिए अब हमारे पास जो दो प्रोडक्ट है ये दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर है एंड ये मिक्सचर का हम लोग क्या करने वाले हैं? नाइट्रेशन। तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट का हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। अब इसका हम लोग करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करेंगे तो यहां पर हमें ऐड करना होगा कंसंट्रेटेड HNO3। याद रखना concentrated HNO3 can replace all the SO3H in NO2। तो SO3H जो है वो NO2 में कन्वर्ट होने वाले हैं जब कंसंट्रेटेड क्या ले रहे हैं? HNO3। तो ये दोनों का जब मिक्सचर आएगा तो उस मिक्सचर के दौरान हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी ऑन द बेंजीन रिंग OH। ऑर्थो पोजीशन के अंदर जो SO3H है वो कन्वर्ट होगा NO2 में, पैरा पोजीशन में SO3H है वो कन्वर्ट होगा NO2 के अंदर एंड अगेन ऑर्थो के अंदर और एक NO2 ज्वाइंट होगा। यहां पर हमको ये मिलेगा पिक्रिक एसिड एंड ये पिक्रिक एसिड अगेन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ही बोलते हैं, लेकिन इसमें हमको इल्ड जो है वो ज्यादा मिलती है। इल्ड हमको यहां पर ज्यादा मिलती है, प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है। सो दिस इज वन ऑफ द फेमस मेथड। तो याद रखना आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक वर्डिंग लिखा हुआ है कि फिनॉल का सल्फोनेशन करके हम 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड
मिल सकता है हमें, एंड उसके बाद उसका नाइट्रेशन करके पिक्रिक एसिड मिल सकता है। रिएक्शन नहीं लिख के दिया, मैंने आपको रिएक्शन वाइज बता दिया है, तो आप अच्छे से इसे समझ लो, समझने के बाद इसे लिख लो, फिर हमें हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ना है। सो हम हैलोजिनेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है जो बुक में नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट है, तो अच्छे से लिख लो, फिर हैलोजिनेशन पढ़ते हैं। चलिए, नाइट्रेशन खत्म हुआ, अब बात करनी है हैलोजिनेशन के बारे में। एंड हैलोजिनेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन बहुत आसान है। हैलोजिनेशन का एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। ब्रोमिनेशन के थ्रू, ब्रोमिनेशन में हम लोग ब्रोमीन लेते हैं, Br2। Br2 में क्या होता है, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन होता है, एंड होमोलाइटिक फिजन से हम लोगों को ब्रोमीन एंड ब्रोमीन एज अ फ्री रेडिकल मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर दोनों ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से हमें दो ब्रोमीन एज अ फ्री रेडिकल मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा ब्रोमिनेशन में कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हमको देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रोमिनेशन करते हैं हम लोग FeBr3 का यूज करते हैं, एंड यहां पर हम लोग ब्रोमीन लेते हैं। अब FeBr3 का यूज करके ब्रोमीन ले ले तो ये FeBr3 बहुत अच्छा लुईस एसिड है, इट इज अ वेरी गुड लुईस एसिड। तो ब्रोमीन जो होगा उसमें डाइब्रोमीन में Br एंड Br के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसका ये हेट्रोलाइटिक फिजन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। विथ नेगेटिव चार्ज ये इसमें आएगा, क्योंकि लुईस एसिड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर क्या बनेगा, FeBr4 माइनस, एंड यहां पर क्या बनेगा, Br प्लस। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक आयन जो है वो ब्रोमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये FeBr4 होता है, तो कोई पोलराइज करता है, इसी वजह से ये हेट्रोलाइटिक फिजन होता है। लेकिन जब फिनॉल की बात आती है तो फिनॉल में हमें इसकी भी जरूरत नहीं होती है। फिनॉल में हम लोगों के पास OH ग्रुप होता है, एंड OH ग्रुप के पास कैपेसिटी है होमोलाइटिक फिजन करवाने की, तो इसका आसानी से वो होमोलाइटिक फिजन करवा लेता है, क्योंकि OH ग्रुप नॉन एज एक्टिव ग्रुप, एंड जो एक्टिव ग्रुप है इसी वजह से बहुत आसानी से ब्रोमिनेशन हो सकता है, होमोलाइटिक फिजन हो सकता है। तो हम लोग यहां पर ब्रोमिनेशन दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले विथ लेस पोलर सॉल्वेंट, और कभी कभार हम लोग इसमें नॉन पोलर भी लेते हैं। लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हमें यहां पर लेना होगा ऑन द बेंजीन रिंग OH, दैट इज फिनॉल। फिनॉल का हमें करना क्या है, ब्रोमिनेशन। एंड ब्रोमिनेशन जब हम फिनॉल का करना चाहेंगे तो यहां पर हमको लेस पोलर सॉल्वेंट, एक CS2 ले सकते हो आप लोग, CCl4 ले सकते हो, या CHCl3 ले सकते हो। ये सारे लेस पोलर सॉल्वेंट है, इसमें से कोई ना कोई यहां पर रख लो आप। होगा क्या, यहां पर हमको दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक ऑन द बेंजीन रिंग OH, यहां से ब्रोमीन जो है वो एक ऑर्थो पोजीशन के अंदर जा सकता है, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है हमको यहां पर पैरा पोजीशन के अंदर भी ब्रोमीन मिल सकता है। इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, और इसे हम लोग बोलेंगे पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट है, जबकि पैराब्रोमोफिनॉल इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज OH एंड ब्रोमीन दोनों बल्की ग्रुप है, ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो सकता है, क्राउडी ग्रुप है, एंड जब रिपल्शन होगा तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर ले जाएंगे, एंड ब्रोमीन जो नया अटैच होने वाला है उसे अटैच होने से ये OH ग्रुप जो है वो रोक लेगा। तो आसानी से ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन के अंदर नहीं आ सकता बिकॉज प्रेजेंस ऑफ OH। तो ये माइनर प्रोडक्ट मिलती है, ये मेजर, ध्यान रखना, बहुत एक ही सिंपल सा पॉइंट है।
रिपल्शन होने की वजह से ये माइनर है, जबकि इसमें बहुत डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें रिपल्शन नहीं होता, इसलिए ये प्रोडक्ट मेजर मिलती है। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? लेस पोलर सॉल्वेंट या तो फिर नॉन पोलर। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट विथ पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर इज बेस्ट पोलर सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये। अब इसका जब रिएक्शन करेंगे हम तो इसमें सबसे पहले क्या ले लेंगे हम? ऑन द बेंजीन रिंग OH, ब्रोमीन लेना है हमको, लेकिन वाटर की प्रेजेंस में। अब क्या फर्क पड़ेगा? यहां पर लेस पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते थे तो ब्रोमीन का हेट्रोलाइटिक फिजन सिर्फ OH कर पाता था। यहां पर वाटर एंड OH दोनों ब्रोमीन का हेट्रोलाइटिक फिजन करने में सपोर्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी से ब्रोमीन जो है वो कन्वर्ट होगा Br+ एंड Br- के अंदर। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हेट्रोलाइटिक फिजन की स्पीड बढ़ने वाली है। हेट्रोलाइटिक फिजन की स्पीड बढ़ेगी तो ब्रोमीन बहुत आसानी से ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन में ज्वाइन होगा। तो यहां पर रिएक्शन में 3 जगह पे एक साथ ब्रोमीन ज्वाइन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ Br+ ग्रुप विल इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये इंक्रीज होता है, Br+ आसानी से फॉर्म होता है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 क्या मिल रहा है हमें? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, इट हैविंग अ वाइट PPTS एंड वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, तो हम लोग एक कंक्लूजन पे यहां से आ सकते हैं कि फिनॉल की प्रेजेंस की टेस्ट करी जाती है। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल। आपको लेबोरेटरी में दिया हुआ सब्सटेंस फिनॉल है कि नहीं वो यदि चेक करना है तो ब्रोमीन वाटर के साथ आप रिएक्शन करो, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं तो गिवन सब्सटेंस इज फिनॉल, राइट। तो ये हो गया आपका ब्रोमिनेशन। एक MCQ मैं करवा देता हूं, ध्यान रखना। आई डोंट नो मैंने बताया हुआ है कि नहीं। यहां पर यदि OH है, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो के अंदर NO2 है, तो इस एसिड को हम क्या नाम से पुकारते हैं? इसका नेम है पिक्रिक एसिड। ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? तो रिएक्टर ही ऑर्गेनिक है, तो बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है, ऑर्गेनिक है। दूसरा पॉइंट, ये एरोमेटिक है। जनरली एरोमेटिक एसिड उसे बोलते हैं जिसमें COOH की प्रेजेंस हो। एरोमेटिक एसिड उसे बोलते हैं जिसमें COOH की प्रेजेंस हो। ये ऐसा पहला एसिड है या एक ऐसा एसिड है जिसमें COOH नहीं है, फिर भी ये एसिड है। पिक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, एंड COOH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फिर भी इसे हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। अब आपको मुझे यह बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट कर सकता है। फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, वो भी H+ डोनेट कर सकता है, तो उसे एसिड नहीं बोलते, लेकिन इसके पीछे एसिड वर्ड आता है। देखो, एसिड होना एंड एसिडिक नेचर होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फिनॉल हैविंग एसिडिक नेचर, फिनॉल इज नॉट एसिड, जबकि ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज एसिड। इट हैविंग एसिडिक नेचर बट इट इज एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड खुद एसिड है। क्वेश्चन ये है, इससे एसिड क्यों बोलते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन रहा कि पिक्रिक एसिड COOH ग्रुप कैरी नहीं करता है, फिर भी ऑर्गेनिक एसिड जानते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड बताइए जिसमें COOH ग्रुप एब्सेंट हो, COOH ग्रुप ना हो, ऐसा एक एसिड बताइए। वो एसिड कौन सा होता है? पिक्रिक एसिड। इसे एसिड क्यों बोलते हैं आपको
आंसर देना है। यदि एसिडिक ऑर्डर आप जानते हो, फिनॉल का मैंने एसिडिक ऑर्डर पढ़ाया था आप लोगों को, यदि वो जानते हो तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस का एसिडिक नेचर डिपेंड करता है नंबर ऑफ H+ कितने वो रिलीज करता है। जो जितने ज्यादा H+ रिलीज करेगा उसका एसिडिक नेचर उतना बढ़िया रहेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आई होप आपको आंसर मिल ही गया होगा। तो ये पिक्रिक एसिड का आंसर मुझे बताइए कि ये एसिड क्यों है। ओके बेटा, तो यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन की शुरुआत करी आज हमने, फिनॉल के केमिकल रिएक्शन, उसमें नाइट्रेशन कंप्लीट किया, हैलोजिनेशन कंप्लीट किया, एंड नाइट्रेशन में सल्फोनेशन के थ्रू जो नाइट्रेशन होता है उसकी भी मैंने बात कर ली। जितने भी MCQ आ सकते हैं वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के अंदर ही क्यों जाता है उसकी भी मैंने बात करी है। तीनों जगह पे एक साथ यदि सब्स्टिट्यूशन होता है तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। ऑर्थो की प्रोडक्ट माइनर एंड पैरा की प्रोडक्ट मेजर बनती है तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। सारी चीजें मैंने रीजंस के साथ पढ़ा दी है। ओके, तो यदि कोई भी डाउट आता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, एंड इसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद द न्यू टॉपिक, फिनॉल केमिकल रिएक्शन, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, रिमर-टीमान रिएक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शंस। ओके, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।